हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी के एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आप सभी को पढ़ना है। आपके सिलेबस में है एलपीजी रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये क्या होता है? मेनी ऑफ यू हैव नोन अबाउट दिस टॉपिक। उन्हें पहले से पता होगा। दे आर ऑलरेडी नोइंग दिस टॉपिक इन वेरी समहाउ। आपको ये पता होना चाहिए कि ये ऐसी चीज है जो आपके एग्जाम में एमसीक्यू के रूप में भी आएगा, और जो एमसीक्यू में भी आपको दिखता है ना, बड़े बड़े स्टेटमेंट टाइप, वो भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज एंड वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस, राइट। सो एलपीजी रिफॉर्म्स वर अनाउंस्ड इन 1991। पहला चीज जो याद रखना है आपको, 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। इसका हिस्ट्री भी देखेंगे क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आ चुका है और आपसे पूछा गया है। सो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इसे कहते हैं, नया आर्थिक। अगर हम लोग सुधारों को देखें ना, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, तो उसमें ये बड़ा रोल प्ले करता है। आज का भारत जो आपको दिख रहा है, इतने जल्दी जल्दी दूसरे देशों से टेक्नोलॉजिकल एग्रीमेंट हो जाते हैं, उनके इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आ जाते हैं, वो लोग पैसा इन्वेस्ट करने लगते हैं, वो सब कुछ यहीं से शुरू हुआ था। इसके पहले हमारी इकोनॉमी जो है वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी। क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है और एक नॉन क्लोज्ड इकोनॉमी या ओपन इकोनॉमी क्या होती है, या एक मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होता है, ये आपको समझ बनाना पड़ेगा। देखो, क्लोज्ड इकोनॉमी वो होता है जिसमें हम किसी बाहर के देशों से कुछ खास ट्रेड नहीं करते हैं, सरकार का कंट्रोल होता है हर चीज पे। जैसे मान लो हम अपने देश में कुछ चीज उगाते हैं जो बाहर के देशों में बड़ी आवश्यकता है उसकी, लेकिन वो सरकार के हस्तक्षेप से उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। सरकार नहीं चाहती है कि बाहर से डॉलर आए और अपना पैसा जाए इधर उधर, कि कोई भी वारदात ना हो, तो उसे कहेंगे क्लोज्ड इकोनॉमी। लेकिन हम अगर ओपन कर दिए, तो मान लो आपने देखा होगा यूसीबी का, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन हुआ, या यूएस पोलो हुआ, इनके जॉकी हुआ, ये सब विदेशी कंपनियां हैं। अब ये भारत में भी अपना स्टोर खोल पा रही हैं, ठीक है। तो हुआ क्या, इस स्टोर के खोलने से वहां फंडिंग आया। पहले तो पैसा लगाएंगे ना, तब अर्न करने का सोचेंगे। अच्छा, परचेजिंग पावर में भी इंडिया के लोगों को रोजगार मिली, परचेजिंग पावर में भी असर पड़ा। परचेजिंग पावर क्या होता है, आप मान के चलो कि आप अपने यहां जब आपके पास पैसे होंगे तो आपको खरीदने की, सामान खरीदने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो ये आया इसके बाद ही, तो इससे सुधार तो आज आपको दिख रहा है। बट इसका अलग अलग मतलब आपको समझना है कि लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण का क्या मतलब होता है। तो इसमें होता है ऐसा पॉलिसी सरकार खुद बनाए जिससे बाहरी इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ना वो आसान हो। जैसे आपको बताता हूं, अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का आपने सुना होगा, सरकार बहुत ज्यादा उस पर सब्सिडी दे रही है, ठीक है। अगर आप 2 व्हीलर 3 व्हीलर खरीदो तो आपको खरीदने में भी सब्सिडी दे रही है, ये टैक्स में छूट, वो टैक्स में छूट। तो जो कंपनियां हैं स्टील की और बैटरी की, वो क्या सोचेंगी, भाई क्यों ना हम इसमें एक नया कंपनी खोले, क्यों ना इसमें हम अपना बनाए, क्योंकि सरकार तो इसमें छूट दे रही है ना, तो सरकार प्रमोट कर रही है, तो ये बिक जाएगा आराम से, तो हमें जल्दी फायदा होगा इसमें। तो फायदा वाला काम होने से जब सरकार इस पॉलिसी को थोड़ा कम कड़ा बनाएगी, तब जाकर के आपको कड़ा नहीं बनाए, कोई टैरिफ हटा दे। मान लो आप जैसे स्टील का काम करते हो तो आपसे 30% टैक्स लिया जा रहा है, और आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में स्टील यूज कर रहे हो तो आपसे 0% टैक्स लिया जा रहा है। हुआ ना, तो पॉलिसी को मोड़ दिया गया। इसी को लिबरल पॉलिसी बोलते हैं, लिबरलाइज कर दिया गया कि भाई चलो हम इसमें नहीं तुमको बांधेंगे, इसमें तुमको लिबरल कर दिए, आजाद कर दिए। नॉन टैरिफ और टैरिफ बैरियर्स को हटा दिए। अब टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर क्या होते हैं, वो किसी क्लास में इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में हम अलग से समझा देंगे, एक एक करके हम समझा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है, आपने सुना होगा, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। एक जो हमारे पार्लियामेंट है उसमें एक कमेटी भी बनाई जाती है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। जैसे सिविक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, आपको बता दें बहुत सारे ऐसे संस्थाएं हैं, जैसे आपने भेल, गेल है ना, ये सब सुना होगा, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड एंड जीआई गैस अथॉरिटी ऑफ ओएनजीसी, ये सब जो है ना, इसमें आप देखोगे तो 8-10 जो है वो महारत्ना कंपनी है, फिर 9 रत्ना कंपनी है, और इस तरीके से ये कंपनियां का डिवीजन है। तो ये पीएसयू है, इसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है। अच्छा, पीएसयू में अगर सरकार ने अपनी हिस्सेदारी 50% यानी 51% रखी है तो उसका कंट्रोल रहता है, मतलब उसका डायरेक्टर वो बनाएगी, उसको देख रेख करने के लिए जो समिति होगी उसमें भी उसके लोग होंगे। लेकिन अगर उसमें उसने अपना जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो 90% शेयर रखा हुआ है, मान लेते हैं कोई कंपनी है 100 रुपए की, उसका 90 रुपया का शेयर सिर्फ सरकार के पास है,
तो सरकार ही कंट्रोल कर रही है। अच्छा, सरकारी काम आप समझ ही रहे हो कैसे होता है, लचीला रहेगा ही नहीं, उसमें कोई अगर सिचुएशन बदल जाती है उनको कोई फर्क पड़ता नहीं है, उनको लगता है अरे कोई हमें देख थोड़ी ना रहा है। तो ये पीएसयू वाले के केस में बेसिकली ऐसा हो गया था हमारे देश में कि इनकी प्रोडक्टिविटी घटने लगी थी। आप आज भी आप सुनते हो कि लोग कहते हैं ना कि सरकार बेच रही है, एयर इंडिया को बेच दी, इसको बेच दी, उसको बेच दी, क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी खराब हो गई है, सरकार से नहीं चल रहा है। सरकार का काम थोड़ी ना है कंपनी चलाना, कुछ हद तक। हाँ, सरकार अगर पूरा भी छोड़ दे, जैसे हमारा इकोनॉमी सोशलिस्ट इकोनॉमी बीच में कर दिया गया था इंदिरा गांधी की सरकार के बाद, तो सोशलिस्ट ठीक है, आप इस चीजों पे पकड़ बनाए रखो, लेकिन अगर आप शेयर होल्डिंग को डाइवर्ज करोगे उससे भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो हमने या तो पूर्ण रूप से प्राइवेटाइज कर दिया, उसका ऑनरशिप दूसरे को दे दिया, मतलब मान लो कोई बाहर की कंपनी अगर एक जो पीएसयू है उसको खरीदना चाहे तो उसको अच्छे से तो कम से कम चलाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा नुकसान सरकार के क्या होगा, सरकार के पास कंट्रोल हो जाएगा। देखो, सरकार के पास कंट्रोल किसी ना किसी तरीके से रहता है, आपने देखा होगा सीबीआई, ईडी या किसी ना किसी तरीके से वो जाकर के छापा मारी देंगे कुछ गड़बड़ होगा तो कंट्रोल तो अल्टीमेटली सरकार के पास ही है। लेकिन ऑनरशिप की बात है, अगर 100% सरकार ही उसकी मालिक बन जाए तो जनता का पैसा उसमें ना ट्रेड हो सकता है, ना कोई बाहर की कंपनियां उसमें पैसा लगा सकती हैं, तो वो स्थिर हो जाएगा, वो गया तो गया ही चला जाएगा। इसीलिए इसमें प्राइवेटाइज किया जा रहा है, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप को जब दिया जाएगा दूसरे को, गवर्नमेंट प्राइवेटली ओन्ड एंटिटी को, तो ये किया जाएगा। ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इट रेफर्स टू द एक्सपेंशन इकोनॉमिक एक्टिविटी अक्रॉस द पॉलिटिकल बाउंड्रीज ऑफ नेशन स्टेट। ये ध्यान रखिएगा ग्लोबलाइजेशन क्या है। अब समझो आप कि आप में बहुत सारा प्रोडक्ट ऐसे अभी इंडिया में है, जैसे डेल कंपनी, ये यूएस की कंपनी है, एप्पल कंपनी देखते होगे यूएस की मेन कंपनी है, वहीं से शुरुआत हुई थी एप्पल के, स्टीव जॉब्स की कहानी आपको पता होगी। तो अब हम बाहर का सामान अपने यहाँ इंपोर्ट कर पा रहे हैं और अपने यहाँ से फर्नीचर वगैरह या हैंडीक्राफ्ट वगैरह बाहर यूरोप में भेज पा रहे हैं अच्छे खासे प्राइस में, ठीक है, ये चीजें हो गई। इसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं, इधर की चीजें इकोनॉमिक एक्टिविटी उधर हो जाए, इसी को कहा जाएगा ग्लोबलाइजेशन। अब इसमें थोड़ा हम लोग हिस्ट्री पे आते हैं कि प्री एलपीजी एरा, एलपीजी के आने से पहले स्थिति क्या थी, क्यों खराब हो गया था। अब देखो, इसके पहले इंडिया जो है ना स्टेट इंटरफेरेंस को बहुत लेबर एंड फाइनेंशियल मार्केट में बहुत इंटरवेंशन करता था। फाइनेंशियल मार्केट में जैसे आपने देखा होगा कि कोई नया रेगुलेशन आ जाएगी, सरकार जो मन होगा कर देगी। मान लो उसने नियम बना दिया कि आप ये करोगे तो शेयर मार्केट में से बाहर हो जाओगे, तो कोई इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसी तरीके से लेबर मार्केट की अगर हम बात करें तो ये भी लेबर मार्केट को भी आजाद किया गया था इस चीज से, ठीक है। प्री इंडिपेंडेंस, प्री एलपीजी एरा में क्या था, लेबर मार्केट रिफॉर्म्स, लेबर के जो लॉज थे ये सब इतने स्ट्रिक्ट थे कि कोई भी कंपनी इन्वेस्ट करेगी अगर उससे थोड़ी भी गलती हो गई तो फिर वो लोग बहुत मुश्किल में पड़ जाते थे। आपने वेस्ट बंगाल में ज्योति बसु के कार्यकाल का अगर चीफ मिनिस्टर थे जब, तो मेरे पापा चूंकि वेस्ट बंगाल में थे तो वो कहते थे कि जब मार्क्सवादी या सीपीआई वाले जब सत्ता में थे तो वो कई सारी कंपनियों को बंद करवा दिए। जैसे जेके साइकिल का एक कंपनी था उसका हुआ, टाटा भी देखते होगे आप, 8,000 करोड़ रुपए उसको वेस्ट बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको प्रोवाइड करो, क्योंकि कंपनी लग गई, कंपनी चलने नहीं दिया उन लोगों ने। बात आप समझो इस चीज का क्या असर पड़ता है। तो ये इंडिया रैन ऑन द स्टेट इंटरफेरेंस, स्टेट इंटरफेरेंस कर रहा है तो कोई कंपनी चलेगी नहीं चलेगी। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था, इसकी लाइसेंसिंग जो होती है, लाइसेंस लेना पड़ता है। आप ऐसा नहीं कि कोई भी फैक्ट्री ऐसे ही लगा दोगे चलते फिरते, तो उसके लिए सेंट्रल प्लानिंग हो रही है। कोई एक आदमी है जो प्लानिंग कर रहा है तो कोई फायदा नहीं है भाई। नीचे क्या है, जैसे आप मान के चलो झारखंड में कोयले की कोई फैक्ट्री लगाना चाहता हो या स्टील की फैक्ट्री लगाना चाहता है, अब उसका प्लानिंग चलता है दिल्ली में, तो समझ रहे हो दिक्कत होती थी। फर्दर इंडियन इकोनॉमी वाज क्लोज विद द इंडियन रूपी बीइंग इनकन्वर्टिबल। उसके पहले अभी भी हालांकि मतलब पूर्ण रूप से कन्वर्टिबल नहीं है, लेकिन हाँ मेजरली पार्ट ऑफ कन्वर्टिबल है। There was strong belief that India needed to rely on internal market. इंडिया हमेशा से इंटरनल मार्केट पे डिपेंड रहता था। एक्सटर्नल ट्रेड पे अगर डेवलपमेंट के लिए मान लो हमें कोई टेक्नोलॉजी लेनी है, जैसे हमने क्या किया है, MiG-21 खरीद लिया रूस से, रूस खुद ही धुना जा रहा है यूक्रेन की लड़ाई में, तो हम क्या करेंगे, हम तो ये सोचेंगे ना भाई कि हम नया टेक्नोलॉजी का हथियार खुद बना ले, और हम जब वो हथियार बनाएंगे तो उसके लिए क्या, हमारे पास सारा टेक्नोलॉजी तो है नहीं, हम शुरू से बनाना पड़ेगा, तो हम दूसरे देशों से एग्रीमेंट कर लेते हैं, चलो ठीक है हम उससे थोड़ा एग्रीमेंट करके और उससे हथियार ले लेते हैं, है ना। फाइनली पीएसयू वर कंसीडर्ड द व्हीकल ऑफ ग्रोथ, देयर वर रिस्ट्रिक्शन ऑन एमएससी। एमएनसी यहाँ मल्टीनेशनल कंपनीज का ऑफिस नहीं हुआ करता था,
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और एफडीआई तो था ही नहीं बिल्कुल, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मतलब बाहर के विदेशों से पैसा कोई यहाँ के इंडिया के कंपनी में नहीं लगा सकता था, तो ये लिमिटेशन था। अब चूंकि पैसा लगता है, आपने देखा होगा। अब क्या फैक्टर हो गए थे, देखो इन्फ्लेशन जो है 6.7% से 16.7% पहुंच गया था, और ये जो है बैड सिचुएशन इंडिया के लिए हो गई थी। फिस्कल डिफिसिट, मान लो सरकार के पास टैक्स के रूप में 100 रुपए जमा हुआ और खर्चे उसके 250 रुपए हो गए, तो फिस्कल डिफिसिट भी बहुत बेकार स्थिति में पहुंच गया था। इंक्रीज इन द एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस को मैं थोड़ा आसान भाषा में आपको समझाता हूं। उस टाइम में इंडिया को जो फॉरेन करेंसी रिजर्व में था वो इतना कम हो गया था कि स्टॉक मार्केट को भी इवन बंद करना पड़ा था, क्योंकि अब आपके पास फॉरेन रिजर्व करेंसी आपके पास, अभी जैसे देखोगे ना 600-700 बिलियन डॉलर है हमारे पास, मतलब अगर कोई शॉक इकोनॉमी में आता है तो एब्जॉर्ब हम लोग कर सकते हैं, हालांकि बहुत नहीं है लेकिन ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं। लेकिन पहले तो ऐसा नहीं था, बात समझ रहे हो आप? तो इसमें क्या करेंगे हम, कोई फॉरेन लोन लेना पड़ेगा। अब लोन को चुकाने के लिए और लोन लो तो ये और दिक्कत चीजें हैं, तो ये अब जितना लोन लेंगे उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा, समस्या यहां फंस जाती है। तो पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू बिकेम ए सब्सटैंशियल गवर्नमेंट लायबिलिटी। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पीएसयू इतना बुरा हालत में था सबका सब कि उससे सरकार को नुकसान हो रहा था, और सैलरी देना है उस कंपनी को, चलाना है, ये तो करना ही है सरकार को, तो ये लायबिलिटी बन गया था। अब उससे पैसा नहीं आ रहा है, मान लो उससे फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान ही हो रहा है। अब उसके बाद क्या हुआ था, ईरान इराक वॉर हो गया था जिसमें पेट्रोल की प्राइसेस बहुत बढ़ गई। आपको नहीं मालूम है तो बता दूं, सद्दाम हुसैन था, उसने ईरान पे हमला ही कर दिया एक ही बार में, और वो हमला करता था तो यूएस के चढ़ावे में किया था, लेकिन फिर यूएस ने उसी को फंसा दिया, और वो लड़ाई मतलब सोचा था वो कि एक सप्ताह चलेगा, वो लड़ाई लगभग 10 साल चला था। कितना? 10 साल। तो ईरान ऐसा कितने लोगों को खत्म करवा दिया ईरान, अपने देश की जनता को और वहां के जवान लोगों को, ठीक है। फॉरेन रिजर्व इंडिया का खत्म हो गया था, ये स्थिति हो गई थी। एलपीजी मॉडल ऑफ रिफॉर्म कंसिस्ट ऑफ, एलपीजी के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। एलपीजी के मतलब क्या होता है, प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट को जो शेयर होल्डर है वो कम करेंगे और उसको हटाएंगे। अब क्या रिफॉर्म किए गए, तो इंडस्ट्रियल राज को खत्म किया गया। जैसे आप कहीं फैक्ट्री लगाने जाओ तो 75 को लाइसेंस लेना पड़ता था, तो ये क्या करते थे ना, ये जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर या जो भी वहां के डिजिग्नेटेड ऑफिसर हैं, वो ई लाइसेंस के नाम पे ठगते थे, वो लाइसेंस के नाम पे आज भी है, ऐसा नहीं है कि एकदम आजाद हो गए हैं इन सब चीजों से। ठगाई तो आज भी जहां भी है वो चल ही रहा है। डायल्यूशन ऑफ रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर के रोल को थोड़ा कम किया गया कि भाई ठीक है 75% से 51% कर दो, 24 अगर हम देखें 24% तो मिला ना। स्टार्ट ऑफ प्राइवेटाइजेशन, रिडक्शन इन इंपोर्ट टैरिफ, इंपोर्ट करने पे अगर कोई हम इंपोर्ट कर रहे हैं सामान तो उस पर टैरिफ को कम किया गया। जैसे मान लो हमारे यहाँ टायर नहीं बन रहा है, हम टायर बाहर से मंगा रहे हैं, तो उस टायर मंगाने के क्रम में हम क्या करेंगे, उस टायर के दाम को कम कर देंगे, तो वहां से जल्दी जल्दी वो लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे, हम इंपोर्ट कर पाएंगे, तो इंपोर्ट टैरिफ को कम कर देंगे। अब हमारे यहाँ टायर जब बनने लगेगा अपने देश में, तो हम क्या करेंगे, फिर से इंपोर्ट टैरिफ बढ़ा देंगे, ताकि उधर का टायर आ जाएगा तो फिर मेरे देश का नहीं बिकेगा। तो यही टैरिफ का काम होता है। मार्केट डीरेगुलेशन, मार्केट में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना, ये नहीं कि ये नियम लगा देते हैं वो नियम लगा देते हैं जिससे मार्केट में कोई फैक्ट्री बनते बनते बिगड़ जाए, है कि नहीं है। जैसे आपने दिल्ली में सुना होगा शराब पॉलिसी में बदलाव लाया गया, शराब पॉलिसी में बदलाव लाने से कितना गड़बड़ घोटाला हुआ आपने देखा ही है कि नहीं। और क्या क्या हुआ, अच्छे खासे मुख्यमंत्री जेल में चले गए, क्यों भाई, ऐसी स्थिति क्यों आ गई। अरे ठीक है, कोई मान लो वो लोग कहते हैं दुश्मनी में भेज दिया गया, पॉलिटिक्स है, ये है वो है, इतनी स्थिति खराब हो जाएगी कि जेल चले जाएंगे क्या। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आंख बंद करके जी रहा है थोड़ी ना, तो सुप्रीम कोर्ट तो हमेशा अलर्ट मोड पे रहता है, वो किसी सरकार से नहीं डरती। सम ऑफ द पॉजिटिव आउटकम ऑफ एलपीजी रिफॉर्म, क्या क्या इसका पॉजिटिव आउटकम हुआ, इसको ध्यान दीजिए। इंडिया जीडीपी जो है ये बढ़ा, एफडीआई आने लगे, मतलब हमारे देश में पैसा और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ये सब होने लगा, इससे फर्क पड़ा हमारे देश में, ठीक है। और हम लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ा। अब आपने देखा होगा बैंगलोर में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज का हेडक्वार्टर है, अब जब वो हेडक्वार्टर उनका वहां है तो उसे नौकरी भी तो भारतीय लोगों को देंगे, ठीक है। बड़े बड़े पोस्ट पे दूसरे लोगों के लोग आएंगे, लेकिन छोटे लोग तो रहेंगे, और भारतीय वैसे भी लीड कर रहे हैं तो वहीं पे जॉब उनको मिल जाएगा। तो ये जो एलपीजी रिफॉर्म था, इसके पूरे फैक्टर्स हमने पढ़ लिया। अगर हिंदी में भी इसका नोट्स चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करिएगा। साथ ही साथ आपको हम बता दें कि अभी नवरात्रि का जबरदस्त ऑफर चल रहा है, इस ऑफर का फायदा जरूर उठाइएगा,
थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।